गुड इवनिंग आप सभी को। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आज व्याकरण की इस क्लास में। तो हम लोग हिंदी व्याकरण देख रहे थे। प्रतिदिन 8 बजे हम लोग देखते हैं व्याकरण से कुछ प्रश्नों को। तो उसी में हम आज आगे देखेंगे। पहला प्रश्न है, तो चलिए सभी लोग पहले आ जाइए, उसके बाद स्टार्ट किया जाए। सभी लोग आ जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सब आ जाएं। राधे राधे सभी लोगों को। तो आज हम देखेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से बिल्कुल आंसर देना है, ठीक, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम आराम से देना है, लेकिन सही देना है सोच समझ के, क्योंकि व्याकरण के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न है आपके सामने। बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया। इसमें सर्वनाम पदबंध का कौन सा विकल्प है? इसमें आपको बताना है कि किस विकल्प में सर्वनाम पदबंध दिया है। बिजली से फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया। तो आपका जवाब आया है ए। सभी लोग आंसर करिए। आंसर आया है ए कि यहाँ पे सर्वनाम पदबंध है ऑप्शन ए में। बिल्कुल सही जवाब है, पहला ऑप्शन हमारा है राइट। राधे राधे। चलिए दूसरे नंबर के प्रश्न पे आते हैं। दूसरा नंबर में आपको बताना है कि दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद का चयन कीजिए। तो वाक्य दिया है आपके सामने कि रामलीला का मंचन वहां हो रहा है। क्या दिया है कि रामलीला का मंचन वहां हो रहा है। तो इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक है या रीतिवाचक है या परिणामवाचक है या कालवाचक है? कौन सा क्रिया विशेषण है? इसमें क्रिया विशेषण के भेद बताने हैं आपको। तो यहाँ पे ए जवाब आया है और बिल्कुल सही आया है कि यहाँ पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। क्यों है स्थानवाचक क्रिया विशेषण? कि बताया गया है ना कि रामलीला का मंचन वहां हो रहा है, मतलब किसी स्थान की तरफ इशारा किया गया है। ठीक, तो वहां कोई स्थान है, तो इसीलिए यहाँ पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? चलिए आप लोग जवाब दीजिए। राधे राधे रीमा। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? प्रश्न आ चुका है ये भी, तो इसका भी आप लोग जवाब दीजिए। क्रिया विशेषण उसे कहते हैं जो क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, लेकिन जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुड इवनिंग बलदाव जी। तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। चलिए, हाँ बिल्कुल 4 भेद होते हैं क्रिया विशेषण के। 3 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। 3 नंबर का भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि हिंदी में पद कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में पद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 6 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के? हिंदी में पद कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर आया है कि 5 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल सही जवाब आया है। हिंदी में जो पद है वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक आपका संज्ञा हो गया, दूसरा सर्वनाम हो गया, तीसरा विशेषण हो गया, चौथा क्रिया और पांचवा अव्यय। यही आपके 5 पद हैं।
4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है। इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है, तो इसमें कौन सा विशेषण है? चलिए इसका आंसर करिए। ये भी काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या जवाब आता है आप लोगों का। तो 4 का आंसर आया है सी, दीपा जी का। सोनी का आया है ए, आकांक्षा जी का भी सी आया है। वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? तो जिन्होंने सी बताया है उनका जवाब सही है। क्यों सही है? सी वाले का जवाब बिल्कुल राइट है। यहाँ पे देखिए, ये जो वह है ना, ये आदमी की विशेषता बता रहा है। वह आपका सर्वनाम है, आपको पता ही है, यह वह सर्वनाम है। तो ये आदमी की विशेषता बता रहा है कि ये कौन सा आदमी अच्छे से काम करना जानता है, तो वह आदमी। तो ये सर्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक, जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आके उसकी विशेषता बताए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ ये वह सर्वनाम आदमी संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, विशेषण के कितने भेद होते हैं? चलिए इसका तो आंसर सी हो गया राइट। अब आपको बताना है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। बिल्कुल ये कंफर्म रहना चाहिए कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन सब के कितने भेद होते हैं। तो जवाब आया है कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब आया है आपका, विशेषण के 4 भेद होते हैं। चलिए अगला आते हैं 5 नंबर के प्रश्न पे। 5 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। कौन भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है? कातर हो गया, अमीरी हो गया, क्रोध हो गया, सच्चाई हो गया। तो आपका जवाब आया है, बिल्कुल यहाँ पे तो लग ही गया है कि कातर भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। कातर क्या है? तो कातर आपका विशेषण हो जाएगा। कातर का मतलब होता है भयभीत, तो भयभीत व्यक्ति होगा। ठीक, तो भयभीत क्या है? विशेषण है। कातर का अर्थ भयभीत होता है, तो ये आपका कातर विशेषण हो जाएगा। बाकी क्रोध तो आपका भाववाचक संज्ञा है, अमीरी भी है और सच्चाई भी है। 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया। ये कैसा वाक्य है? इसका परिचय आपको बताना है। संबंधवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक है, जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है? यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया। तो संबंधवाचक सर्वनाम है, बिल्कुल सही जवाब है। ये संबंध बता रहा है ना, कार का संबंध बता रहा है, तो यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जिन्होंने बताया उनका जवाब सही है। 7 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। 7 नंबर में आपको बताना है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। कोई बात नहीं रीमा, दिख रहा है ना,
चलो लेट ही आंसर करो। कौन भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है? तो आपका जवाब आया है ए, कि शीतल। शीतल नहीं है, बिल्कुल शीतल भाववाचक संज्ञा नहीं है। शीतल क्या है बताइए आप लोग? शीतल शब्द क्या है? ये भाववाचक संज्ञा तो नहीं है। चलिए, शैतानी हो गया तो शैतानी भाववाचक संज्ञा है, शैतान से बना है, मित्र से मित्रता बना है, और भ्राता से भ्रातृत्व बना है। ठीक, तो ये आपका तीनों भाववाचक संज्ञा है, लेकिन शीतल क्या है? विशेषण है। बिल्कुल, शीतल जल, जल की विशेषता बताता है ना, कैसा जल है, तो शीतल जल है, तो शीतल विशेषण हो गया। शीतल की भाववाचक संज्ञा यदि हम बनाते हैं तो शीतलता हो जाएगी। शीतल की भाववाचक संज्ञा शीतलता हो जाएगी, शीतल विशेषण है। तो बिल्कुल सही जवाब रहा आप लोगों का। 8 नंबर पे आते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है कि दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया के भेद का विकल्प है। हम कूली से बोझ उठवाते हैं, इसमें कौन सी क्रिया है? नाम धातु, अकर्मक, संयुक्त या प्रेरणार्थक? हम कूली से बोझ उठवाते हैं। तो यहाँ पे आया है कि डी होगा, हम कूली से बोझ उठवाते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, जब हम कार्य को स्वयं से न करके किसी और दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे और वो कार्य करे, तो वहां पे आपकी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। तो हम कूली से बोझ उठवाते हैं, कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है। 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर पे प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प बताना है। परिवार है, फूल है, दाल है, सेना है। तो यहाँ पे आपका आंसर आया है सी, कि द्रव्यवाचक संज्ञा जो है वो दाल है। क्यों है दाल द्रव्यवाचक संज्ञा? तो जो भी वस्तु को हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो दाल को हम बिल्कुल माप सकते हैं, 1 केजी, 2 केजी। ठीक, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। परिवार, आपका परिवार में कई व्यक्तियों का समूह होता है, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। फूल, फूल की कई जातियां होती हैं, गुलाब का फूल, गेंदा का फूल, तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सेना, सेना आपका समूहवाचक संज्ञा हो, सॉरी, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, सेना का भी कई प्रकार होता है, वायु सेना, थल सेना, जल सेना, तो ये भी जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। तो 9 का सी आंसर जिन्होंने बताया बिल्कुल सही है। 10 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर में आपको बताना है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। कौन भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है? सिलाई हो गया, भातृत्व हो गया, दानवता हो गया, क्षुब्ध हो गया। अगर पेपर में सबसे अधिक प्रश्न बनता है संज्ञा से, तो वो भाववाचक संज्ञा से ही बनता है। ठीक, क्योंकि जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है। सबसे अधिक लोग गलती करते हैं भाववाचक में ही, और यहीं पे सबसे अधिक प्रश्न भी बनता है। तो 10 का आंसर जिन्होंने बताया, ए भी आया है, डी भी आया है, तो 10 का डी आंसर हो जाएगा। ठीक, जिन्होंने डी बताया उनका जवाब सही है। सिलाई आपकी भाववाचक संज्ञा है, सिलना क्रिया से बना है सिलाई। ठीक, दानव से दानवता बना है, और भ्राता से भ्रातृत्व बना है।
लेकिन जो क्षुब्ध है ये विशेषण है। क्षुब्ध का मतलब होता है जो क्षोभ से भरा हुआ है, ठीक। और क्षोभ मतलब व्याकुलता, जो व्याकुलता से भरा हुआ है क्षुब्ध व्यक्ति, तो क्षुब्ध क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये ध्यान देना है कि क्षुब्ध विशेषण है, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्षुब्ध विशेषता बताता है। चलिए 11 नंबर पे आते हैं। 11 नंबर के प्रश्न का आंसर करिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। अच्छा, ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? ये तो वही सेम क्वेश्चन है। चलिए 12 पे आते हैं। 12 नंबर पे, हाँ 12 नंबर में बताइए कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। कल सर्वनाम के बारे में मैंने बताया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुष। तो आपने बताया कि मध्यम पुरुषवाचक में आप आ जाएगा, बिल्कुल। उत्तम पुरुष में हम आते हैं, मध्यम पुरुष में कोई दूसरा व्यक्ति आता है, और लेकिन अन्य पुरुष में तीसरा व्यक्ति आ जाता है। तो आप मतलब कोई दूसरा व्यक्ति, तो आप आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप हो गया, तुम हो गया, तुम्हारा हो गया, आपका हो गया, तुम लोग हो गया, ये सब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, ठीक। मेरे, ये आपका जो है ये उत्तम पुरुष में आ जाएगा, उसकी अन्य पुरुष में आ जाएगा। तो 12 का डी बिल्कुल सही बताया आपने कि आप जो है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। चलिए 13 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। 13 नंबर में जवाब देना है आपको कि मुझे खाना बनाने के लिए थोड़ा सा सामान चाहिए। इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? विशेषण देखिए बहुत आसान है, आपको इस वाक्य में ही दिख जाएगा कि इसमें विशेषण का कौन सा भेद है। अगर नहीं भी पढ़े होंगे आप तो भी इस वाक्य को देख के आप बता सकते हैं कि मुझे खाना बनाने के लिए थोड़ा सा सामान चाहिए, विशेषण का कौन सा भेद है? तो परिणामवाचक विशेषण है। परिणाम बता रहा है ना कितना चाहिए, तो थोड़ा सा चाहिए, तो यहाँ पे आपका परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। यदि दिया रहता संख्या दी गई रहती तो संख्यावाचक हो जाता, गुण बताएगा तो गुणवाचक हो जाएगा, और संज्ञा या सर्वनाम से संज्ञा से पहले सर्वनाम पद आए और उसकी विशेषता बताए तो वहां सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ आपका परिणाम आया है ना, थोड़ा सा सामान चाहिए, तो ये परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं 14 नंबर पे। 13 का आंसर सभी ने सही दिया है। चौदह नंबर के क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। ये विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? देखिए यहाँ पे संख्या दे दिया है, तो यहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे संख्या दे दी गई है कि हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। जब संख्या दे दिया है कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो ये आपका संख्यावाचक विशेषण हो गया। तो 14 का जिन्होंने बी बताया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए 15 नंबर पे आते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि वह फिर प्रथम आया, इसमें कौन सा सर्वनाम है? वह फिर प्रथम आया है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, या निश्चयवाचक सर्वनाम है, या संबंधवाचक सर्वनाम है? वह फिर प्रथम आया कौन सा सर्वनाम है?
15 का जवाब आया है सी, बिल्कुल सही जवाब आया है। वह फिर प्रथम आया निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चय है कि वही प्रथम आया है। ठीक, यह और वह ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं, तो उसी में से एक भेद है निश्चयवाचक। तो इसमें जो आता है वो यह और वह, ये आता है सर्वनाम निश्चयवाचक में। प्रश्नवाचक में कौन, क्या, किसे आता है। निजवाचक में आप आता है स्वयं के लिए, और संबंधवाचक में संबंध का स्थापित किया जाता है। ठीक, उसका, उसकी, मेरा, मेरी रहता है। तो वह फिर प्रथम आया, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो 15 का सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 16 नंबर का बताइए। देखिए ये भी भाववाचक संज्ञा से ही पूछा है। पेपर में प्रश्न भाववाचक संज्ञा से ही ज्यादा बनता है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। यहाँ भी आपको बताना है कि कौन भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। कांति हो गया, धीर हो गया, चौड़ाई हो गया, नीलिमा हो गया। 16 नंबर का आंसर करिए। तो 16 का जवाब आया है बी। 16 का बी। जिन्होंने बी बताया उनका जवाब बिल्कुल सही है और सबने सही बताया है। बहुत बढ़िया। धीर, धीर क्या है? तो धीर जो है वो विशेषण है। ठीक, धीर क्या है? विशेषण है, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगा। कांति भाववाचक संज्ञा है, चौड़ाई भी है और नीलिमा भी भाववाचक संज्ञा है। हाँ, हो सकता है, नेम भी हो सकता है। तो जब वो वाक्य में प्रयोग करेगा तो नाम बताएगा, वो सेंटेंस देगा। ऐसे अगर नीलिमा पूछेगा तो भाववाचक ही बताएंगे। नीला विशेषण से नीलिमा बना है। चलिए 17 नंबर पे आते हैं। 17 नंबर का आंसर करिए। 17 नंबर का प्रश्न है, अपने सामान के साथ वह चला गया। इसमें आपको सही अव्यय पदबंध का विकल्प पहचानना है कि इसमें अव्यय कौन सा शब्द है। अपने सामान के साथ वह चला गया। अव्यय का मतलब होता है जिसका रूप परिवर्तित न हो। अव्यय का मतलब होता है जिसका रूप परिवर्तित न हो। तो इस वाक्य में आपको बताना है कि कौन सा अव्यय है। तो चला गया, इसका रूप परिवर्तित हो सकता है, ये चली गई भी लिखा जा सकता है। अपने सामान के साथ, तो ये भी परिवर्तित हो सकता है, अपनी सामान के साथ हो जाएगा। फिर के साथ चली गई हो जाएगा, तो ये भी परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन के साथ ये अव्यय है। ठीक, इसका परिवर्तन नहीं होगा, ये हर स्थिति में ऐसे ही रहेगा। तो के साथ ये क्या है? अव्यय है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं 18 नंबर के प्रश्न पे। 18 नंबर बहुत आसान है, विशेषण। देखिए यहां भी आपको पूछा है कि विशेषण के भेद का सही विकल्प है। मैं ताजा फल लाया हूं, इसमें कौन सा विशेषण है? परिणामवाचक विशेषण है कि गुणवाचक है कि संख्यावाचक है कि सार्वनामिक है? बहुत आसान है, विशेषण नहीं भी पढ़े होंगे तो भी आप इसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं ताजा फल लाया हूं। ये फल का गुण है ना, फल कैसा है? तो ताजा है। ठीक, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। कैसा फल है? तो ताजा फल है। ये फल का गुण है कि वो ताजा है, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है। अगर बताया रहता कि मैं 2 किलो फल लाया हूं तो परिणामवाचक विशेषण हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर बोला होता कि मैं 5 फल लाया हूं तो संख्यावाचक विशेषण हो जाता। ठीक, लेकिन यहाँ पे गुण बताया गया है तो गुणवाचक विशेषण है। बी ऑप्शन जिन्होंने बताया है उनका जवाब सही है। 19 नंबर पे आते हैं। यह डीएसएसबी में बहुत व्याकरण पूछता है। चलिए,
तो 19 नंबर में आपको बताना है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। एक एक शब्दों पे पूरी पकड़ होनी चाहिए कि कौन सा शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो आपके सामने विकल्प दिया है दाल, वृक्ष, कक्षा, अमेरिका। तो कौन जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है? तो आपने बताया कि 19 का बी हो जाएगा। जो वृक्ष है ये जातिवाचक संज्ञा है। बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का वृक्ष, क्योंकि वृक्ष की कई प्रकार का होता है। वट वृक्ष होता है, अशोक का वृक्ष होता है, आम का वृक्ष होता है, नीम का वृक्ष होता है। तो इसकी कई जातियां होती हैं। अगर स्पेशल कोई वृक्ष का नाम दे दिया होता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता, लेकिन यहाँ पे नाम नहीं दिया है, केवल वृक्ष कहा है ना, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। दाल, दाल को अभी हमने पीछे देखा कि दाल आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। कक्षा, कक्षा आपकी समूहवाचक संज्ञा है। और अमेरिका, अमेरिका व्यक्तिवाचक है। क्यों? क्योंकि अमेरिका सिर्फ एक ही है और जो एक ही होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो अमेरिका केवल एक ही है तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो यहाँ पे 19 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है और सभी ने सही बताया है। डी नहीं होगा, डी गलत है। अमेरिका तो व्यक्तिवाचक है। चलिए 20 नंबर पे आते हैं। 20 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रश्न है, उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। उपवन में सुंदर फूल खिले हैं, ये कैसा वाक्य है? आपको ये हर्षबोधक वाक्य लग रहा है, या गुणवाचक विशेषण लग रहा है, या क्रिया लग रहा है, या मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम लग रहा है? ये आपको कैसा वाक्य दिख रहा है? तो हर्षबोधक तो बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे हर्षबोधक का कोई बात ही नहीं किया गया है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। क्रिया, उपवन में सुंदर फूल खिले हैं, यहाँ क्रिया आपको दिख ही नहीं रही है तो क्रिया भी नहीं होगी। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें कहीं आया ही नहीं है। अब मध्यम पुरुषवाचक में आप हो जाएगा, तुम हो जाएगा, कहीं आप लोगों को दिख रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बचा केवल आपका बी ऑप्शन। उपवन में सुंदर फूल खिले हैं, तो यहाँ पे एक तो विशेषता बता रहा है कि सुंदर फूल खिले हैं। कैसी विशेषता बता रहा है? तो गुणवाचक, फूल का गुण है कि वो सुंदर है, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण सही हो जाएगा। जिन्होंने बी बताया उनका जवाब बिल्कुल सही है। तो 20 प्रश्न हमारे हुए। अब आते हैं हम 21 नंबर पे। 21 नंबर पे, तो चलिए 21 नंबर के प्रश्न का आंसर करिए। आराम से प्रश्न को पढ़ के तब जवाब देना है, सोच समझ के। प्रश्न है आपके सामने कि तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः सबकी पसंदीदा होती हैं, तो इसमें विशेषण पदबंध किस विकल्प में है? तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः सबकी पसंदीदा होती हैं। हर्षबोधक में आ जाएगा वाह बहुत सुंदर फूल है, उसमें वाह और आहा जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका जवाब आया है कि तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः सबकी पसंदीदा होती हैं। तो आपका जवाब आया है कि तेज चलने वाली, ये विशेषण पदबंध है। बिल्कुल सही। क्यों है ये? क्योंकि ये गाड़ियों की विशेषता बता रहा है ना कि गाड़ियां कैसी हैं, तो तेज चलने वाली, तो यहाँ पे ये विशेषण का काम कर रहा है, तो ये आपका विशेषण पदबंध हो जाएगा तेज चलने वाली। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 22 नंबर पे आते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि मुझे रोहन दूर से ही दिखाई दे रहा है। इसमें क्रिया पदबंध कौन सा है? मतलब क्रिया बताना है आपको इसमें कि इसमें क्रिया क्या है।
मुझे रोहन दूर से ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे रोहन दूर से ही ये क्रिया है कि मुझे रोहन, ये क्रिया है कि दूर तेजी की दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे क्रिया हो जाएगी दिखाई दे रहा है। ठीक, क्रिया क्या हो जाएगा? तो मुझे रोहन दूर से ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे दिखना, ये क्या है? यही आपका क्रियापद बंध है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, तो सभी का जवाब भी डी आया है, बहुत बढ़िया। ये कितना आसान है व्याकरण। चलिए 23 नंबर पे आते हैं। 23 नंबर का आंसर करिए कि रात में देर तक बारिश होती रही। यहाँ पे आपको बताना है कि जो यहाँ पे देर तक है ये क्या है? जो कोष्ठक में शब्द दिया है ये या क्रिया विशेषण है, या पुरुषवाचक सर्वनाम है, या संज्ञा है, या अव्यय है। ये देर तक क्या है? यहाँ पे रात में देर तक बारिश होती रही। तो आपने बताया है कि ए होगा, क्रिया विशेषण है। बिल्कुल क्या है? तो क्रिया विशेषण है। देर तक हो रही है ना, तो बारिश होना क्रिया है और उसकी विशेषता बता रहा है कि कब तक हो रही है, तो देर तक हो रही है। तो क्रिया की विशेषता बताएगा तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है और सभी का जवाब भी ए ही आया है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए 24 नंबर पे आते हैं। 24 नंबर, इसका जवाब दीजिए। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। तो 24 का यहाँ पे सबसे पहले जवाब आया है प्रतिभा जी का, बी बताई हैं। फिर आया है सभी का जवाब कि बी होगा। बिल्कुल मैंने बताया ही था कि जो अन्य पुरुषवाचक में हो जाएगा कोई तीसरा व्यक्ति आ जाएगा, जैसे वे, उन्हें, उनको, ये सब अन्य पुरुषवाचक में आता है। यहाँ मैं दिया है तो मैं तो उत्तम पुरुष में आ जाएगा, हमारा भी उत्तम पुरुष में आ जाएगा, तेरा मध्यम पुरुष में आ जाएगा, लेकिन बी ऑप्शन वे अन्य पुरुष में आ जाएगा। ठीक, तो 24 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 25 नंबर पे आते हैं। 25 नंबर पे आपको सुमेलित करना है। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये शब्दों में कैसा विशेषण है। तो इसको देख के डरिएगा मत कि भारी प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अशिष्ट, अशिष्ट कैसा विशेषण है? दशाबोधक है, कालबोधक है, या दोषबोधक है? फिर राजस्थानी पूछा है, राजस्थानी कैसा विशेषण है? अस्वस्थ कैसा विशेषण है? प्राचीन कैसा विशेषण है? तो यहाँ पे आपका जवाब आ रहा है कि डी होगा। देखते हैं कि आपका जवाब सही है या गलत है। तो डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब। इसका आंसर डी होगा। ठीक, क्यों होगा? अशिष्ट, अशिष्ट दोषबोधक गुणवाचक विशेषण है। अशिष्ट गुण होता है तो ये विशेषण हो गया गुणवाचक। राजस्थानी, तो राजस्थानी स्थान बोधक गुणवाचक विशेषण है। अस्वस्थ, अस्वस्थ आपका दशाबोधक हो जाएगा। और प्राचीन, प्राचीन आपका कालबोधक हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे भी हमारा सही हो गया। चलिए 26 नंबर पे आते हैं। 26 नंबर का आंसर करिए कि विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। मैंने बताया था कि भाववाचक संज्ञा या तो जातिवाचक संज्ञा से बनती है, या तो क्रिया से बनती है, या तो उससे बनती है, विशेषण से बनती है। भाववाचक संज्ञा 3 चीजों से बनती है, जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से और क्रिया से।
तो विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो 26 का बी। बी कैसे होगा सोनी? बी नहीं हो जाएगा। जिन्होंने सी बताया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। भाववाचक संज्ञा विशेषण से निर्मित है, तो हाँ राष्ट्र हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्र भी विशेषण है। ठीक, राष्ट्र भी क्या है? विशेषण है, तो राष्ट्र से राष्ट्रीयता हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और बड़ा भी आपका विशेषण है। कहते हैं ना बड़ा लड़का, तो लड़के की विशेषता है कि बड़ा है। ठीक, और राष्ट्र भी विशेषण में आता है आपका। राष्ट्रीय, हाँ राष्ट्रीय से राष्ट्रीयता बना है, तो राष्ट्रीय क्या है? विशेषण है। और लड़कपन, ये लड़कपन जो है ये लड़का से बना है, तो लड़का में कौन सी संज्ञा है बताइए आप लोग? लड़का में पन प्रत्यय लगा है तो लड़कपन बना है। लड़कपन में भाववाचक संज्ञा है, तो लड़कपन भाववाचक संज्ञा किससे बना है? लड़का क्या है? विशेषण है, क्रिया है कि संज्ञा है? तो संज्ञा में कौन सी संज्ञा है? यहाँ जातिवाचक, बिल्कुल लड़का जातिवाचक है। और यहाँ पे लिखावट बना है, लिखना क्रिया से, लिखना क्रिया है और उसमें प्रत्यय लगा है तो लिखावट बना है। तो लिखावट जो भाववाचक संज्ञा है वो क्रिया से बनी हुई है, तो ये ध्यान देना है। चलिए, और 28 नंबर पे आते हैं। 27 नंबर पे, 27 नंबर पे इसका आंसर करिए। प्रश्न है, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? किस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? तो देखिए, पहला आपके सामने वाक्य है कि कोई ना कोई तो मेरी बात सुनेगा। तो कोई ना कोई, निश्चय नहीं है कि कौन मेरी बात सुनेगा, तो ये तो अनिश्चयवाचक हो गया, क्योंकि निश्चय नहीं है यहाँ पे। ठीक, फिर सी वाले में लिखा है कि किसी ने पत्थर मार दिया, तो यहाँ पे भी निश्चित नहीं है कि किसने पत्थर मारा, तो ये भी अनिश्चयवाचक हो गया। फिर डी वाला है आपका कि हमने भारत में रह के बहुत कुछ सीखा, तो ये भी अनिश्चित है, इसमें भी क्लियर नहीं है कि हमने में कौन कौन आएगा। लेकिन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, और बी बताया है जिन्होंने उनका जवाब सही है। ठीक, बी जिन्होंने बताया है उनका जवाब सही है कि सब लोगों ने एक दूसरे को अपने अपने पते दिए। तो यहाँ पे तो निश्चित हो गया है ना कि सब लोगों ने दे दिया, कोई बचा ही नहीं, तो ये बिल्कुल निश्चित है। तो बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। तो जिन्होंने भी बी बताया है वेरी गुड, उनको उनका जवाब सही है। अच्छा, मेरे यहाँ तो नहीं रुक रहा है, सभी क्या रुक रहा है क्या? नेटवर्क तो सही है, रुक नहीं रहा है। अच्छा, सही हो जाएगा। किसी किसी के यहाँ बस रुक रहा है, नेटवर्क सही है फिलहाल। मेरे यहाँ से कोई समस्या नहीं है, नेटवर्क अच्छा है यहाँ पे फिलहाल तो। ठीक, तो चलिए इसका क्या होगा? 27 नंबर का आंसर बी हो जाएगा कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम किस वाक्य में नहीं है? तो सब लोगों ने एक दूसरे को अपने अपने पते दिए, तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। अब आते हैं 28 नंबर के प्रश्न पे। चलिए 28 नंबर का आंसर करिए। नहीं, मोबाइल का नेटवर्क भी अच्छा चलता है, ऐसा नहीं है कि वाईफाई केवल अच्छा चलता है। अच्छा, सुमेलित करना है यहाँ पे कि किस वाक्य में स्थित्यर्थक पूर्णकर्मक क्रिया है, किसमें गत्यर्थक पूर्णकर्मक क्रिया है, किसमें एक कर्मक क्रिया है और किसमें द्विकर्मक क्रिया है। ध्यान से इसका आंसर करना है आपको।
कोई बात नहीं, क्लास करने की इच्छा है तो नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ नहीं कर सकता है, करते रहिए, सही हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक, नेटवर्क तो अपने बस में है नहीं। चलिए, तो इसका आंसर करिए, किसमें स्थ्यर्थक पूर्णकर्मक क्रिया है, किसमें गत्यर्थक है, किसमें एक कर्मक है और किसमें द्विकर्मक है। तो इसका ऑप्शन आप लोगों को दिखा दें। 28 नंबर का प्रश्न है। तो चलिए सभी लोग आंसर करिए। 28 का आकांक्षा जी ने बिल्कुल सही बताया है, सी होगा। सभी ने बताया कि सी होगा, बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। देखिए, रामू सो रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है, तो इसमें स्थ्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया है। ठीक, रामू सो रहा है में। फिर आपका हो गया, लड़का तालाब में तैर रहा है, इसमें भी अकर्मक क्रिया है लेकिन गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया है। फिर आपका है कि एक कर्मक क्रिया, तो लड़का पुस्तक पढ़ता है, इसमें एक कर्मक क्रिया है। और माँ बच्चे को फल देती है, इसमें द्विकर्मक क्रिया है, दो कर्म है यहाँ पे। तो सी ऑप्शन राइट है और आप सभी ने सही भी बताया है, सी। चलिए, अब 29 नंबर का बताइए। 29 नंबर में आपको बताना है, किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। समुच्चय बोधक अव्यय का काम क्या होता है, वो वाक्य को जोड़ने का काम करता है। तो आपको यहाँ पे पहचानना है कि किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय नहीं आया है। 3 वाक्यों में आया है, वो समुच्चय बोधक अव्यय जोड़ने का काम करता है वाक्यों को। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आया है कि वह बैठकर खाना खा रहा था, इसमें समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। बिल्कुल सही जवाब आया है सभी का, वेरी गुड। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देख लीजिए, इसमें समुच्चय बोधक अव्यय है, मैं आया और वह गया। तो और क्या है, और जोड़ने का काम कर रहा है ना, तो ये आपका अव्यय हो गया। फिर देखिए, मैं जाऊंगा या वह आएगा, तो यहाँ भी या हो गया, ये आपका अव्यय हो गया, ये भी जोड़ने का काम कर रहा है। फिर देखिए, उसने कहा तो था लेकिन इतना स्पष्ट नहीं, यहाँ पे लेकिन है, ये आपका समुच्चय बोधक अव्यय हो गया, ये भी वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक, तो और, या, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सब समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। लेकिन आपको सी वाले में कोई भी अव्यय नहीं दिख रहा होगा, तो इसीलिए सी वाला में हमारा आंसर हो जाएगा कि इसमें अव्यय नहीं है। तो ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर के प्रश्न पे। 40 प्रश्न आज देखेंगे हम लोग। अच्छा, ये क्वेश्चन तो थोड़ा ब्लर हो गया है, पर कोई बात नहीं, मैं पढ़ दे रही हूं। आज 40 क्वेश्चन देखा जाएगा। तो चलिए इसका आंसर करिए। सार्वनामिक विशेषण युक्त वाक्य है, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है। विशेषण तो सब में है, लेकिन आपको पहचानना है कि सार्वनामिक विशेषण किसमें है। सार्वनामिक विशेषण किसमें होता है, तो जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आके उसकी विशेषता बताए, वहां पे सार्वनामिक विशेषण होता है। तो आप पहचानिए किस वाक्य में है। नहीं, डी नहीं होगा। यहाँ पे दीपा जी को बहुत बहुत बधाई और शाबाशी दिया जाता है, क्योंकि अकेले केवल इनका जवाब सही है। ठीक, वेरी गुड, इसे कहते हैं व्याकरण तैयार है। सार्वनामिक विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है, ए वाला। इतने गुणज्ञ और रसिक लोग एकत्र हैं, यहाँ पे आपको कौन सी विशेषता दिख रही है, बताइए मुझे थोड़ा। यहाँ पे कौन सी विशेषता दिख रही है, उसे दवा 2-2 घंटे के बाद दी जाए, यहाँ पे आपको सार्वनामिक विशेषण दिख रहा है कि डी बताए हैं आप लोग। यहाँ पे इतना सर्वनाम है और गुणज्ञ और रसिक लोग एकत्र हैं, इनकी विशेषता बता रहा है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और केवल सही एक व्यक्ति का आया है,
बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ए ऑप्शन कि इतने गुणज्ञ और रसिक लोग एकत्र हैं, इसमें सार्वनामिक विशेषण है, तो ये आपको ध्यान देनी है। 31 नंबर पे आते हैं। अच्छा, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए 31 ये है, इसका आंसर करिए आप। किस विकल्प में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? ये तो बिल्कुल आसान है। अकर्मक क्रिया किस विकल्प में है? कोई बात नहीं, गलती होती है। चलिए आकांक्षा जी, गलत बता के आपने डिलीट कर दिया। कितनी बार कहती हूं कि ध्यान से आंसर किया करिए। राजा ने दान दिया, ये तो इसमें अकर्मक क्रिया कैसे हो जाएगी? यहाँ पे आपको कर्म नहीं दिख रहा है? दान देना। नौकर चिट्ठी लाया, तो यहाँ पे चिट्ठी कर्म हो गया। पंडित कथा सुनाते हैं, यहाँ पे कथा कर्म हो गया। लेकिन नौकर बीमार रहा, यहाँ पे आपको कर्म दिख रहा है? यहाँ पे क्या है? अकर्मक क्रिया है, यहाँ पे बीमार कर्म थोड़ी ना है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही जवाब है, और सभी ने सही बताया है कि नौकर बीमार रहा, इसमें अकर्मक क्रिया है। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर पे। चलिए, यहां भी आ गया। अभी पीछे ऐसा प्रश्न आया था, मैंने समझाया था, तो इसका आंसर करिए अब कि समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। किसमें समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? चोर ऐसे भागा कि उसका पता ही न लगा। दूसरा, राजा ने समुद्र पर्यंत राज्य बढ़ाया। तीसरा, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। चौथा, यद्यपि हम बनवासी हैं तो भी लोक के व्यवहारों को भली भांति जानते हैं। तो यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। किसमें नहीं हुआ है? तो बी आंसर आया है यहाँ पे आप लोगों का, और बिल्कुल बी सही जवाब है। इसमें क्या है कि राजा ने समुद्र पर्यंत राज्य बढ़ाया, इसमें समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 33 नंबर पे आते हैं। हाँ, इसको भी ध्यान से जवाब देना है, पर बिल्कुल आसान प्रश्न है ये। यहाँ पे वाक्य दिया है कि अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया। तो तरस गया यहाँ पे क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, या हर्षबोधक अव्यय है, या विशेषण है, या क्रिया है? तरस गया क्या है? अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया। 33 का आंसर करिए। डी बिल्कुल सही जवाब है, तरस गया, ये क्रिया है। अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए तरस गया, तो तरसना क्या है? ये क्रिया है। तो डी बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। 34 नंबर पे आते हैं। चलिए, यहाँ पे भी आपको बताना है कि विशेषण का कौन सा प्रकार है। अभिमानी व्यक्ति का घमंड जरूर टूटता है, इसमें कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है, कि संख्यावाचक है, कि परिणामवाचक है, कि गुणवाचक है? अभिमानी व्यक्ति का घमंड जरूर टूटता है, तो इसमें गुणवाचक विशेषण है। व्यक्ति का गुण है ना कि वो अभिमानी है, क्या है वो? उसका गुण है, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण सही हो जाएगा, और आप सभी ने भी सही बताया। बिल्कुल 34 का डी होगा। 35 नंबर पे आते हैं। 35 नंबर कि निम्न वाक्यों में से इच्छावाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिए। किस वाक्य में इच्छावाचक है? कौन सा वाक्य आपको इच्छावाचक दिख रहा है? इच्छावाचक वाक्य में क्या होती है? इच्छा व्यक्त की जाती है।
तो इसका भी आंसर आया है डी, कि मैं भी आपकी तरह देश की सेवा करना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये इच्छा है ना, ये किसी व्यक्ति की इच्छा है कि मैं भी आपकी तरह देश की सेवा करना चाहता हूँ, तो ये इच्छावाचक वाक्य हो गया। ठीक, माताजी बाजार गई हैं, तो माताजी बाजार गई हैं, तो जिसमें सामान्य क्रिया प्रयोग होती है वो विधिवाचक वाक्य हो जाता है। ठीक, जिन वाक्यों में क्रिया करने का बोध होता है वो विधिवाचक वाक्य हो जाता है। तो माताजी बाजार गई है ना, क्रिया हो रही है यहाँ पे, तो ये विधिवाचक वाक्य हो गया। तुम घर जा सकते हो, ये क्या है? तुम घर जा सकते हो, ये आज्ञावाचक वाक्य है, किसी को आज्ञा दिया जा रहा है कि तुम घर जा सकते हो। फिर तीसरा है कि स्कूल की परीक्षाएं कब से हैं, तो पूछा जा रहा है ना, तो ये प्रश्नवाचक हो गया। तो सी वाला प्रश्नवाचक वाक्य, बी वाला आज्ञावाचक और ए वाला विधिवाचक, लेकिन हमारा आंसर है डी वाला। इच्छावाचक वाक्य का सही विकल्प डी वाला है। चलिए 36 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे आपको विधेय का सही विकल्प चुनना है। उद्देश्य और विधेय पढ़ाई होगा आप लोगों ने इसके बारे में, उद्देश्य और विधेय के बारे में। बस और 5 प्रश्न हमारे बचे हैं, ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे आया है डी, कि विधेय जो है वो गाना गा रही है। ठीक, और उद्देश्य क्या है यहाँ पे? तो शीला यहाँ पे उद्देश्य है और गाना गा रही ये विधेय है। उद्देश्य क्या होता है? तो जिसके संबंध में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य होता है, और जो बात कही जाती है वो विधेय होता है। तो शीला है ना, शीला, इसके बारे में कहा जा रहा है, तो ये उद्देश्य हो गया, और कहा जा रहा है कि गाना गा रही है, तो ये विधेय हो गया। तो उद्देश्य और विधेय आप लोगों को समझ आ गया होगा। शीला गाना गा रही है में गाना गा रही है विधेय है। 37 नंबर पे आते हैं। हाँ, 37 नंबर का भी बिल्कुल आसान है। आज्ञावाचक वाक्य के लिए सही विकल्प चुनिए। किस वाक्य में आपको आज्ञावाचक दिख रहा है कि आज्ञा दी जा रही है? तो 37 का आपने बताया डी, 37 का डी बताया कि सब अपनी जगह पर बैठ जाएं। बिल्कुल, ये आज्ञा दी जा रही है कि सब अपनी जगह पे बैठ जाएं। ये क्या है? आज्ञावाचक है। मैंने दूध नहीं दिया, ये नकारात्मक वाक्य है। वाह, भोजन बहुत स्वादिष्ट है, ये आपका कैसा वाक्य है? तो ये विस्मयवाचक वाक्य है। ईश्वर सबका भला करे, ये इच्छावाचक है। ठीक, तो सब अपनी जगह पे बैठ जाएं, आज्ञावाचक है। चलिए 38 नंबर पे आते हैं। कोई बात नहीं, बस और कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। ठीक, उसके बाद आप लोग जा सकते हैं आराम से। 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको संयुक्त वाक्य बताना है। संयुक्त वाक्य में और होता है, इसलिए होता है, परंतु होता है, तो वहां संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो बादल गरज रहे हैं और वर्षा हो रही है, कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 39 नंबर पे आते हैं। 39 नंबर, यहाँ पे आपको बताना है कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, आप सब, यह, हम सब, मैं। तो आपका जवाब आया है ए, बिल्कुल सही जवाब आया है। आप सब, तुम लोग, तुम सब, ये मध्यम पुरुषवाचक में आता है। ठीक, कोई भी दूसरा व्यक्ति वो मध्यम पुरुषवाचक में आएगा। तीसरा अन्य में आ जाएगा, और हम सब या हम ये उत्तम पुरुष में आएगा, मैं भी उत्तम पुरुष में आएगा। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आते हैं 40 नंबर पे।
आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। 30 क्वेश्चन थोड़ा कम हो जा रहे थे तो मैंने सोचा कि कम से कम 40 तो रखा जाए। चलिए 40, इसका आंसर दीजिए कि वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। तो यहाँ पे वीर क्या है? संज्ञा है, अव्यय है, विशेषण है या पुरुषवाचक सर्वनाम है? वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। तो वीर क्या है? तो जवाब आया है आपका सी कि वीर विशेषण है। बिल्कुल, राम की विशेषता बता रहा है ना कि राम कैसे हैं, तो वीर थे। तो जो विशेषता बताए वो विशेषण होता है। तो हमारा 40 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप कोई भी चीज पूछ सकते हैं। तो चलिए स्कोर बताइए, 40 में से आपने कितना सही किया? 40 में से आपका कितना सही हुआ? देखिए हाईएस्ट स्कोर किसका है? तो आकांक्षा जी ने 38 किया है, प्रतिभा जी ने 39 किया है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल मोस्ट वेलकम आप सभी को। चलो ठीक है, तो रोज जुड़ा करो, सभी लोग डेली आया करिए क्लास करने। 8 बजे से डेली क्लास होती है। बलदाऊ जी ने 28 किया है, अच्छा स्कोर है, धीरे धीरे बढ़ेगा। सोनी ने 34 किया है, बहुत अच्छा। सबसे टॉप स्कोर है दीपा जी का, वेरी गुड दीपा जी। दीपा जी ने फुल में फुल किया है। व्याकरण में 40 में 40 करना, बहुत खुशी हुई हमें कि 40 में 40 करने वाले लोग भी यहाँ पे हैं। ठीक, अंशु जी ने 45 किया, और सॉरी 35 किया, और सरिता जी ने भी 39 किया। सरिता जी, प्रतिभा जी का भी अच्छा है, आकांक्षा जी का भी ठीक है, कि सबसे बेस्ट स्कोर है दीपा जी का। आज की क्लास में हाईएस्ट स्कोर इनका गया है, फुल में फुल स्कोर व्याकरण में। ठीक, तो आप लोग भी कोशिश करिए इसी तरह करने का। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। फिर कल 8 बजे सभी लोग आ जाइएगा। क्लास अच्छी लगे तो शेयर भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा, नहीं अच्छी लगे तो भी बता दीजिएगा, क्या कमी है उसको सुधार किया जाएगा। चलिए, तो बिल्कुल हमारे क्लास के सभी लोग टॉपर हैं, सभी लोग बहुत अच्छा करते हैं। तो आज यहीं पे इसको बंद किया जाता है। सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा हमें जुड़ के।